प्रिय भैया बहनों, मैं उपस्थित हूँ कक्षा 7 की हिंदी का क्लास लेकर के। हमने पिछले क्लास में हमारी जो आदर्श हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है, यानी कि हिंदी का जो दूसरा भाग है व्याकरण का, उसका पहला पाठ हमने पढ़ा था और उसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको भेजे थे। तो आप सब ने उसको हिंदी की नई कॉपी लगाकर उसमें आपने कर लिया होगा। तो आज हम इसका दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि हिंदी का जो व्याकरण है उसके विषय में हमने प्रवेश किया था कि हिंदी में किन किन बातों का हम इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे, यानी कि वर्णों का, शब्दों का और वाक्यों का और शब्द विचार, वर्ण विचार, इस पे हम विचार करेंगे। तो आज जो दूसरा पाठ है इसका नाम है वर्णोत्पत्ति। अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है वर्ण प्लस उत्पत्ति। अब वर्ण से आप समझते हैं कि वर्ण किसको कहते हैं। वर्ण कहते हैं अक्षर को। तो हिंदी के जो अक्षर हैं उनको कहते हैं वर्ण, और उत्पत्ति से आप मतलब समझ गए कि उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो आज हम हिंदी भाषा में हमारी ये जो लिपि है देवनागरी लिपि, इसमें सभी अक्षरों का निर्माण कैसे हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा पाठ है और ये अगर हम सबको ये समझ में आ गया तो हम व्याकरण बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि ध्वनि के छोटे से छोटे भाग के लिखित स्वरूप को वर्ण कहते हैं। हाँ, तो हम पिछली कक्षा में और पिछले पाठ में भी हम पढ़ चुके हैं कि जो हम मुंह से आवाज़ निकालते हैं ना, ध्वनि जो होती है, उसके छोटे से छोटी जो ध्वनि है हमारे मुंह से निकलती है, उसका जो लिखित स्वरूप होता है उसको वर्ण कहते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। और यही लिपि है। हम जिस लिपि में लिखते या लिखा छपा पढ़ते हैं उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि दुनिया में प्रचलित लिपियों में सर्वाधिक विज्ञान सम्मत लिपि है। इसके प्रत्येक वर्ण की उत्पत्ति पर विस्तार से विचार किया गया है। वर्णों की बनावट के पीछे भी एक सुव्यवस्थित विज्ञान है। तो हम जो भाषा पढ़ रहे हैं ना, देवनागरी लिपि, अब ये सारी दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उन सबसे श्रेष्ठ हमारी लिपि है। क्योंकि हमारी जो लिपि है ना, इसमें एक एक अक्षर का बड़ा सुव्यवस्थित ज्ञान है और ये विज्ञान सम्मत भी है कि किस अक्षर की कैसे उत्पत्ति हुई और क्यों हुई। ऐसी और कोई भी भाषा नहीं है, इसलिए इसको हम ध्यान से पढ़िए। मूल ध्वनियाँ, हमारी इस लिपि में केवल 17 मूल ध्वनियाँ हैं और इन ध्वनियों के संयोग से ही अन्य ध्वनियाँ उत्पन्न हुई हैं। मूल ध्वनियाँ इस प्रकार हैं। तो हमारी ये जो लिपि है ना, हमारी ये जो हिंदी भाषा है, इसमें कुल 17 ध्वनियाँ हैं, यानी कि 17 आवाज़ों के आधार पर ही ये सारे वर्ण बने हैं। अब उसके बाद में 17 ध्वनियों से अलग अलग फिर हमारे जो वर्ण हैं वो बने हैं। अब ये आप देखिए, इसमें स्वर हैं ए, ई, उ, री और री। ये 5 तो स्वर हैं, ये मूल ध्वनियाँ हैं। फिर व्यंजन में है क, ग, च, ज, ट, ड, त, द, प, ब। ये व्यंजन है। कितने व्यंजन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 और 5 ये 15। और फिर एक है अनुस्वार। अनुस्वार मतलब जैसे अपने बिंदी बोलते हैं ना, ऊपर बिंदी लगाते हैं अक्षर के, वो बिंदी, ये होगी 16। और ये है विसर्ग। विसर्ग मतलब 2 बिंदियाँ हम लगाते हैं ना, हम सामान्य भाषा में बोलें तो अक्षर के साथ में, जैसे प्रातः के साथ लगता है, अंतः के साथ लगता है। तो ये हो गए 17 ध्वनियाँ। इन ध्वनियों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट चिन्ह भी है जिनका प्रयोग इस लिपि में यथावश्यक होता है। तो हम जब हिंदी भाषा लिखते हैं तो उसमें ये 17 जो मूल ध्वनियाँ हैं, इनके आधार पर तो और वर्ण बने ही हैं, लेकिन ये कुछ चिन्ह भी हैं जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग होता है। जैसे हल चिन्ह है, हम हलंत लगाते हैं ना, उसको जैसे हलंत बोलते हैं। उसी तरह अधो नुक्ता है। नुक्ता मतलब अक्षर के नीचे हम एक बिंदी लगाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अड़ लगाते हैं ना नीचे बिंदी, वो भी। और उसी तरह पार्श्व बिंदु, पार्श्व मतलब पीछे लगने वाली बिंदी, वो भी है। तो इस तरह ये उसके विशिष्ट चिन्ह हैं। अब शेष ध्वनियों की उत्पत्ति। पूर्वोक्त जो ऊपर जो 17 मूल ध्वनियाँ और विशिष्ट चिन्हों के सहयोग से ये शेष ध्वनियों की उत्पत्ति निम्नानुसार हुई है। तो ये जो ऊपर 17 ध्वनियाँ हमने पढ़ी है ना, उनके आधार पे ये नीचे वाले वर्णों का निर्माण हुआ है। जैसे दीर्घ स्वर ये है, ए प्लस ए को जोड़ देंगे तो आ हो गया। ए तो मूल ध्वनि था ही, उसमें एक ए और जोड़ देते हैं तो आ बन जाता है। इसी तरह ई प्लस ई को जोड़ देते हैं तो ई बन जाता है।
उसी तरह ऊ प्लस ऊ को जोड़ देते हैं तो ऊ बन जाता है। उसी तरह री प्लस री को जोड़ देते हैं तो री बन जाता है। फिर मिश्रित स्वर है। मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? ए प्लस ई को जोड़ देते हैं तो ए बन जाता है। आ प्लस ई को जोड़ देते हैं तो ए बन जाता है। ए प्लस ऊ को जोड़ते हैं तो ओ बनता है, और आ प्लस ऊ को जोड़ते हैं तो ओ बनता है। उसी तरह फिर अयोगवाह, ए प्लस जो अनुस्वार है उसको जोड़ते हैं तो अंग बन गया, और ए प्लस विसर्ग को जोड़ते हैं तो अह बन गया। इस प्रकार ये इसके स्वर हो गए। अब शेष जो वर्ण है, यानी कि बाकी जो अक्षर है ना, मूल ध्वनियों के दो प्रकार के शब्द हो गए, एक तो स्वर और एक पर व्यंजन। तो अब इसमें जो वर्ग है 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। अब कै वर्ग में कौन कौन से अक्षर होते हैं? कै, ख, ग, घ और ङ। अब ये कै है, कैसे बना है? तो कै हलंत लगा हुआ ना, आधा कै होता है, प्लस विसर्ग और ए तो बन गया ख। उसी तरह जो गै बना है वो है आधा गै, है ना, आधा गै मतलब ये व्यंजन है, प्लस विसर्ग और प्लस ए तो बन गया गै। उसी तरह फिर घै, उस तरह गै प्लस विसर्ग प्लस ए बन गया घै। फिर कै प्लस विसर्ग प्लस ए बन गया अंगै। फिर दूसरा वर्ग आ गया चै वर्ग। अब चै वर्ग में क्या है? चै प्लस विसर्ग प्लस ए तो बन गया छ। फिर जै प्लस विसर्ग प्लस ए, ज है, ये पूरा जय नहीं है ना, हलंत लगे हुए हैं इनके नीचे, तो इसमें ए जब प्लस हो जाता है ना फिर ही वो पूरा व्यंजन बनता है। जय प्लस ज प्लस विसर्ग प्लस अ बन गया झ। च प्लस विसर्ग प्लस ए बन गया इं। फिर टै वर्ग आ गया। टै वर्ग में ट प्लस विसर्ग प्लस अ बन गया ठ। ड प्लस विसर्ग प्लस अ बन गया ढ। फिर टै प्लस विसर्ग प्लस ए बन गया अण। फिर तै वर्ग आ गया। तै वर्ग में त प्लस विसर्ग प्लस अ थ। द प्लस विसर्ग प्लस ए ध। तै प्लस विसर्ग प्लस ए न। फिर पै वर्ग आ गया। पै वर्ग में प प्लस विसर्ग प्लस अ बन गया फ। ब प्लस विसर्ग प्लस अ बन गया भ। फिर प प्लस विसर्ग प्लस अ बन गया म। वर्गिक वर्णों को स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन इसके बाद में, ये 5 तो मतलब ये 5 जो है ना, ये तो वर्ग हो गए, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, तो इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ई प्लस ए को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है, ऊ प्लस ए को जोड़ते हैं तो वह बन जाता है, री प्लस ए को जोड़ते हैं तो रे बन जाता है, और री प्लस ए को जोड़ते हैं तो ले बन जाता है। तो ये 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। कौन कौन से? ये, व, र और ल। फिर ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन विसर्ग प्लस च प्लस अ शो। फिर विसर्ग प्लस ट प्लस अ शो। फिर विसर्ग प्लस त प्लस अ स। फिर विसर्ग प्लस ए प्लस ह। तो ये कौन कौन से अक्षर हो गए? ऊष्म व्यंजन श, शो, पहले श, फिर श, फिर से, फिर है। इस तरह ये 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। फिर संयुक्त व्यंजन है। क प्लस प प्लस अ, ये बनेगा क्षो। फिर त प्लस र प्लस अ त्र। फिर ज प्लस इं प्लस ए बनेगा ज्ञ। फिर 2 अन्य व्यंजन है। इं प्लस विसर्ग प्लस ए इं। फिर ढ प्लस विसर्ग प्लस ए प्लस ढ। इस प्रकार वर्तमान जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें कुल वर्ण निम्नानुसार प्रयुक्त होते हैं। 5 है ऋषभ स्वर हो गए, 4 दीर्घ स्वर है, और मिश्रित स्वर 4 हैं, और 2 अयोगवा हैं, 15 तो ये हो गए। फिर 1 विसर्ग है, 1 अनुस्वार है, 2 ये हो गए। और फिर मूल वर्गिक वर्ण 10 हैं, फिर मिश्रित वर्गिक वर्ण 15 हैं, और फिर अंतस्थ व्यंजन 4 है। इस तरह कुल 38 वर्ण हो गए विसर्ग और अनुस्वार को मिला करके, और वैसे 36 वर्ण होते हैं, तो 2 ये विसर्ग और अनुस्वार हो गए। तो ये इतना पाठ हमने आज पढ़ा।
अब हम आगे का जो पाठ है ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसके साथ में ये जो वीडियो है इसके साथ में मैं आपको PDF भेज रहा हूँ। ये इसके 2 प्रश्न आपको, पहला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए और दूसरा है कौन सा वर्ण बनेगा, और एक तीसरा प्रश्न है अधो बिंदु का प्रयोग हिंदी में किन किन वर्णों में होता है। तो ऐसे ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको मैं इस वीडियो के साथ PDF फाइल भी भेज रहा हूँ, तो आपको पक्की कॉपी में करने हैं। शेष जो पाठ है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और शेष प्रश्न भी हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।